सीरीज का इनिशिएटिव लिया गया था ग्लोबल इनसाइट्स के नाम से, जिसमें आप लोगों के लिए ये इनिशिएटिव स्पेसिफिकली इसी वजह से लिया गया था ताकि आप हमारे साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को हमने रिक्वेस्ट की कि वो आपके पास आएँ और आप स्टूडेंट्स जो कि अपने कैरियर के बिल्कुल आगाज़ में हैं, दरमियान में हैं या अपनी हाइट्स, कैरियर की हाइट्स को पहुँचना चाह रहे हैं, ताकि हम उन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकें, हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ, और वो आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको आगाह करें कि आप किन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं और आप किन गलतियों से बचते हुए अपने कैरियर की हाइट तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम लोग माजिद जमान के साथ आपने सेशन लिया, कामरान सईद ने हमें ज्वाइन किया, रजा अली, एंड देयर आर मेनी मोर लिस्ट ऑफ नेम्स जिनके साथ आप लोग सेशन ले चुके हैं। तो आज की जो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अली इमरान बैग, अगर उनके बारे में बात करती हुई चलूँ तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें ज्वाइन किया है, इट्स एन ऑनर फॉर अस। अगर अली इमरान बैग के मैं आपको कैरियर के बारे में बताती चलूँ तो बेसिकली ही हैज़ डन BS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ही हैज़ MBA इन मार्केटिंग, 15+ ईयर एक्सपीरियंस है उनको इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। और अगर इसके अलावा बात करते चलूँ तो ही इज़ अ सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच। ना सिर्फ ये बल्कि वो बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड इनकी लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो एक्चुअली ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। सो एंड द मोस्ट important thing, basically he is the 10th Pakistani to achieve ICF credential, International Standard Coaching Certified। सो बेसिकली आज उनकी कोचिंग से आपको उनकी जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो तो हम उससे बात करेंगे ही करेंगे। आप सब आने वाले कल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप लोगों की सक्सेस में वो कौन से की एलिमेंट्स हैं और किन की फैक्टर्स को देखते हुए आप अपने कैरियर के अंदर जो है वो अचीव कर सकते हैं और किन की एलिमेंट्स पे आप फोकस कर सकते हैं, इन सब के ऊपर जो है वो आज बात होगी। सो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आज, क्योंकि हमारे स्पीकर को हम सुनना चाह रहे हैं, चाहे मैं हूँ या चाहे हमारी ऑडियंस है, सो मैं अली इमरान बैग को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो प्लीज आएं और आज के टॉपिक पे जो है वो हमें इनलाइट करें। सो प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया है कि मेरी अपने से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, तो इंशाल्लाह इन सारी एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरेंगे जी। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराते, सब लोग बड़े इंतज़ार और बड़े उसके साथ, जिसे कहते हैं ना, शौक़ के साथ मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं कि आज ये बंदा हमें क्या बताने आया है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में हम प्रेजेंटेशन से। और वी हैव दिस कंट्रोल। ओके, सो जो टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया, जब इरफान भाई के साथ बात हो रही थी इस बारे में, तो जो टॉपिक आया हमारे पास, जो टॉपिक टॉपअप हुआ वो था कि जी सक्सेस एसेंशियल्स फॉर ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स क्या हो सकते हैं, या क्या वो फैक्टर्स हैं जो है हमारे यंगस्टर्स को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्पफुल हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली ई कॉमर्स की फील्ड में उनको आगे लेके जाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो इस टॉपिक को लेके बड़ा मज़ा आया, लेकिन जब इसको देखना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, तो पता लगा कि ये तो दरिया को कूजे में बंद करना है, या हाथी को जो है वो हमने एक छोटे से दरवाजे से गुजारना है। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम इसमें कितना कामयाब होते हैं। सो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, वेदर ई कॉमर्स वेदर और नॉट। और ई कॉमर्स क्योंकि हर जगह पे ज़रूर एंटर ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो ई कॉमर्स के बगैर इट्स इनकम्प्लीट। सो वी नो कि वी आर एंटरप्रेन्योर्स, बट वी आर मोर देन दैट। वो हम क्या हैं? पहले सवाल के तौर पे यही सवाल है हमारा कि व्हाट इज़ आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ, एक ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पाकिस्तान के लिए करने जा रहा हूँ, तो व्हाट इज़ माई ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन? मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या चीज़ जो है वो चेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में क्या चेंजेस लेके आ रहा हूँ, इन अ ब्रॉडर टर्म अपने मुल्क के लिए मैं क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो मुझे आगे ले जाने में मदद करे, मेरे मुल्क को आगे ले जाने में मदद करे, इस सोसाइटी को कलेक्टिवली, इस ग्लोब को आगे ले जाने में मदद कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो हर ट्रेनिंग का मकसद भी होता है,
वो ये है कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन इनहैंस कैसे करना है। क्या अगर मैं 100 अचीव कर रहा हूं तो 100 बहुत है? क्योंकि 100/100 भी अगर किसी और मैदान में लेके जाऊं तो हो सकता है कि वो 60 या 70 रह जाए। टैलेंट जो है वो हर जगह स्कूप अप होता जाता है। इसकी एक जैसे कर्व हम अगर देखें वो जो बनती है, तो जो टॉप 1% या टॉप 5% होते हैं वो ओवरऑल जो भी रिसोर्सेज होते हैं या जो भी अचीवमेंट्स होती हैं उनका वो मेजर पोर्शन तो वो ले जाते हैं। 80-20 के रूल से हम सब फेमिलियर हैं कि सिर्फ 20% जो है उनके पास 80% रिसोर्सेज हैं, और उसके भी जो टॉप 5% है उनके पास उसके 95% रिसोर्सेज हैं। सो हमारे लिए क्वेश्चन ये दो हैं कि व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन एंड हाउ कैन वी इनहैंस आवर कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। और सबसे पहले जिस तरह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आपकी जो साथी हैं उन्होंने मेरा करवाया, बट सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये समझ सकें कि मैं कौन हूँ इस बारे में बात करने वाला, क्या मेरी ऑथेंटिसिटी है इस बारे में बात करने की। तो जैसे उन्होंने बताया कि 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जी। मैंने इंजीनियरिंग की, MBA किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ मैं एफिलिएट हूँ अभी भी। इसके साथ साथ एक जगह पे जाके मुझे फील हुआ कि अब मैं रुक रहा हूँ और अब मुझे कुछ नया चाहिए है जो मुझे इस बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प करे। सो तब मैंने अपने आप को कोचिंग की इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। आई सर्टिफाइड एज अ सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच। मैंने NLP मास्टर प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन की। उसके बाद थोड़ा सा रिगोरस पाथ लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड ICF क्रेडेंशियल्स, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन का जो एक स्क्रूटनी प्रोसेस के थ्रू I was nominated as their associated certified coach, and I was 10th Pakistani at the time to achieve this certification. And moreover, I did some more exploration, team coaching की, ACE coaching की, high impact coaching की। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कुछ प्रोग्राम्स के साथ एफिलिएट हुआ, coaching.com का एफिलिएट पार्टनर हुआ, दुबई का इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने किया था कोच ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी, उनके साथ मैं एज फैसिलिटेटर मैंने काम किया फॉर देयर स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉमिनेटेड एज ICF यंग लीडर अवार्ड। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर दैट इन 2022। तो ये सारी वो बातचीत होगी जो मेरे बारे में है, जो मैंने किया, जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे बात अगर करनी है तो हमें ऑब्जेक्टिव देखना है कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सो हम बहुत सादा, बहुत सिंपल तरीके से हम कुछ की एलिमेंट्स को टच करेंगे। हम सारों को नहीं कर सकते। सो कुछ की एलिमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस के लिए, आपकी जर्नी के लिए, उस पर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, हम मिलके करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। एंड पीटर हॉकिंस सेज दिस इज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम कनेक्ट करें कि हु वी आर। सो अगर आप लोग अपने आप को रिलैक्स कर सकें, फीट स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, अपनी लेग्स पे, यू कैन क्लोज योर आइज और यू कैन नॉट क्लोज योर आइज, हाउएवर इट इज कंफर्टेबल फॉर यू। कुछ डीप ब्रेथ्स करें। टेक डीप ब्रेथ इन, पूरा सांस इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अगर आप ज्यादा कनेक्टिविटी फील करना चाहते हैं तो यू कैन क्लोज योर आइज। विद दिस इनहेल एंड एक्सहेल, टेक योरसेल्फ टू द फ्यूचर, इन अ टाइम इन फ्यूचर जहां पे आप अपनी फ्यूचर सेल्फ से मिल रहे हैं, योर आइडियल फ्यूचर सेल्फ। वो फ्यूचर सेल्फ जो आपने एक सेमिनार में बैठ के सोची थी, वो फ्यूचर सेल्फ जिसका आपने ख्वाब देखा था। एंड एज यू हैव अचीव्ड इट टुडे, नोटिस करेंगे फ्यूचर सेल्फ अपने इर्द गिर्द क्या देख रही है। एज द फ्यूचर सेल्फ, what you are hearing from around you, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उस फ्यूचर सेल्फ के अंदर, आपके थिंकिंग प्रोसेस क्या है इस फ्यूचर सेल्फ के अंदर। एक नजर डालें कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया है और आगे आपके क्या क्या एम्बिशंस हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं।
And when you have connected with this future self in your own time, come back to Rome. So अगर एक आध कोई कमेंट करना चाहे, how was it for you to connect with this future self? Anyone? Yes, पहले आप कर दीजिए, फिर इमेजिन करके खुशी हो रही थी. गुड, जबरदस्त. That was the amazing feeling. Like Yes. The thing I imagined for myself in for the future. तालियों की गूंज से पूरा हॉल भरा हुआ था. जबरदस्त, जबरदस्त. अभी भी हम भर देते हैं तालियों के गूंज से. So thank you so much. So this is your future self. और सब लोगों ने इस फ्यूचर सेल्फ में नोट किया कि उनकी एस्पिरेशन क्या है. एक लम्हे के लिए हर चीज अलग है, पर मैं वहां पे हूं, इस चीज की फीलिंग आप लोगों में आई. आप लोगों ने वो चीजें सुनी जो आप उस लेवल पे सुनना चाहते हैं. सो दिस कनेक्टिविटी अलाउज यू टू थिंक, टू गो बियॉन्ड. राइट? सो इसी स्पिरिट को लेके हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूचर सेल्फ प्लानिंग क्या है और क्यों जरूरी है. सो अभी जैसे आपने नोटिस किया कि वंस यू हैव कनेक्टेड विद योर फ्यूचर सेल्फ, आपको एक्चुअल आइडिया हुआ है कि वेयर यू आर हेडिंग और ट्राइंग टू हेड. सो यही चीज है जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ की प्लानिंग में इंश्योर करते हैं. सबसे पहले यू डेवलप अ विजन, अ ब्रॉडर विजन के व्हाट आई वांट टू अचीव इन लाइफ. और उस विजन को फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं माइलस्टोन्स में. एज यू कैन सी कि हम सेकंड बॉक्स में जब आते हैं तो हम इसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करते हैं. कुछ माइलस्टोन्स बड़े होते हैं, कुछ माइलस्टोन्स छोटे होते हैं. और इसी तरह अगर आपके विजन के साथ में बताऊं, कुछ लोग विजन का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने 3 ईयर प्लान का नाम सुना होगा. सो दीज आर द बिगर माइलस्टोन्स. और इसी तरह से आपके छोटे माइलस्टोन्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग योर फर्स्ट ऑर्डर एज एन ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिंग योर अकाउंट ऑन अ वैलिडेट साइट. सो दीज आर द स्मॉलर माइलस्टोन्स. ये माइलस्टोन्स कंबाइन होके आपके विजन की तरफ आपको रीडायरेक्ट करते हैं. और थर्ड लेवल जो आता है, अगर इसमें यहां पे थर्ड लेवल की बात करूं, फर्स्ट लेवल क्या है हमारा, दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल, जिसमें आप स्ट्रेटेजी को अपनी को एनालाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न्स को डेवलप कर रहे हैं. सेकेंड लेवल पे जब आप आ रहे हैं तो आप अपने टैक्टिक्स सोच रहे हैं कि माइलस्टोन्स क्या होंगे, कहां कहां पे मैंने अपना फ्लैग पुट ऑन करना है. तो थर्ड लेवल जो आता है, थर्ड लेवल इज योर ऑपरेशनल लेवल, कि अब हमने एक्शंस क्या करने हैं, कौन कौन से एक्शंस हैं जो हमें इन माइलस्टोन्स को अचीव करवाएंगे. उन एक्शंस को अप्लाई करना, सबसे पहले प्लान करना है उन एक्शंस को, फिर अप्लाई करना है और फिर रिव्यू करना है कि क्या ये मुझे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, कौन से एक्शन सक्सेसफुल हैं, कौन से एक्शन सक्सेसफुल नहीं हैं. सो अगर मैं क्विकली आप लोगों से कहूं, just to think in yourself, connect again to your future self and think about your vision. कर पाएंगे? कर पा रहे हैं? बल्कि थोड़ी सी मध्यम हुई है आवाज. ओके, सो विजन से कनेक्ट कर पा रहे हैं? ओके, उससे एक स्टेप लोअर पहला माइलस्टोन क्या होगा, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? जस्ट फर्स्ट माइलस्टोन. उसके लिए एक एक्शन जहन में सोच पा रहे हैं? पहला एक्शन जहन में आ रहा है, बस कल से काम स्टार्ट हो गया, बल्कि आज से काम स्टार्ट हो गया. क्यों जी? ठीक है ना? इस बात पे तालियां बनती होती. थैंक यू. सो बाय द वे, द इमेज of who you want to be is critical here. As you see in this picture where you want to go,
अगर आप इसको अपने जहन में बार बार इमेजिन करते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ये फ्यूचर सेल्फ को लिखते हैं कि व्हाट इज़ माई मिशन, व्हाट इज़ माई विजन, मेरे माइलस्टोन्स क्या हैं, कहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ और किस तरफ को मुझे जाना है, मेरा रिव्यू प्रोसेस क्या है। आमतौर पे ये चीज़ें हम अपने जहन में रखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं मतलब अगर किसी को भी यहाँ पे बुला के ये पहले एक रिमोट पकड़ाऊँ, फिर एक मोबाइल, एक लैपटॉप और ये पकड़ाऊँ, अल्टीमेटली क्या होगा, कैपेसिटी फुल चीज़ें गिरनी शुरू हो जाएंगी। और एग्जिस्टिंग चीज़ों को रखने के लिए उन्हें स्पेस चाहिए होगी, जिस स्पेस पे वो उसको प्लेस करें। और जब वो वहाँ पे रखी गई तो वो एक्टिव मेमोरी में नहीं रही, राइट। So to keep this vision in your active memory, write it down और place it somewhere जहां पे ये आपको वाज़ेह नजर आए। दिन में 1 या 2 दफा आप इसको लिव करें, अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ दिन में 1 या 2 दफा कनेक्ट करें, दिन के स्टार्ट में या रात को सोते हुए, स्पेशली इन 2 टाइमिंग्स में स्पेशली, एंड नॉर्मली व्हेनेवर यू फील लो, कनेक्ट विद योर विजन, कनेक्ट विद योर फ्यूचर सेल्फ कि ये है जो मैंने बनना है, ये मैं बनना चाहता नहीं, ये है जो मैंने बनना है। द वर्ड्स डू मैटर, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू प्लेस दीज गोल्स, फ्यूचर सेल्फ प्लानिंग, और ये वो तरीका है जिससे आप अपने आप को अलाइन करते हैं। आगे चलें, ओके। सो नेक्स्ट बात आ जाती है कि जब आपने अपना ये प्लान बना लिया ना, तो आप अपना एक फ्यूचर ग्रोथ प्लान बनाते हैं। फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या बताता है, ये एक किस्म का एक डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है। आपका डॉक्यूमेंट आपको क्या बता रहा है कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपके माइलस्टोन्स क्या हैं जो आपने रास्ते में अचीव करने हैं, आपका रिसोर्स मैकेनिज्म क्या है। अगर कहीं पे आपको चैलेंज आता है इनको अचीव करने में, इन माइलस्टोन्स को जिस तरह से सोच रहे हैं, तो कौन लोग हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, हु आर योर रिसोर्सेस, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कहें ना कि इट्स अ स्मूथ सेल, आपने बस शुरू किया, यू आर ऑन द एक्सीलेंस और वहां फ्यूचर सेल्फ पे पहुंच गए, नो, इट्स अ लाई। टर्बुलेंस भी आएगी, मुश्किलात भी आएंगी, गुड डेज भी आएंगे, रेनी डेज भी होंगे, राइट। सो आपको अपने उसके आपके लिए तैयार रखना है, बिकॉज एवरी टाइम यू विल रीड योर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान और आप वो टिक बॉक्स कर रहे होंगे ना, चेकलिस्ट को टिक कर रहे होंगे कि यार ओके, 5वां टास्क फंसा है, 4 तो मैं कर चुका हूं ना, तो अब 5वां भी मैं कर जाऊंगा। सो दैट इज व्हाट इज योर पर्सनल ग्रोथ प्लान। सो गो अहेड, गो टुडे होम, अपना पर्सनल ग्रोथ प्लान लिखें, अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके, विजन मिशन के साथ कनेक्ट करके, और जैसा भी लिखें, इनिशियली जस्ट राइट इट। पहला स्टेप है उसको लिखना, करेक्शन बाद में आएगी, ठीक है। और मुझे ब्रायन ट्रेसी की ये जो कोट है, ये इसीलिए बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा, बाय यार्ड इट्स हार्ड, बट इंच बाय इंच एवरीथिंग इज सिंच। जब आप एक एक छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं ना, तो आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा कभी भी। सो नेक्स्ट, सो ग्रोथ प्लान में आप लोग डालेंगे क्या? अब ये तो मैंने कह दिया ना कि ग्रोथ प्लान बना लो, लेकिन उसमें डालना क्या है? स्टेप 1 पे क्या डलेगा? आपकी एस्पिरेशन क्या है? कनेक्ट टू योर फ्यूचर सेल्फ, टुडे खड़े होके कनेक्ट करना है उसके साथ, और ये पूछना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है? What is the most important thing? Because usually what happens is when we think of the future self, there are 3 to 4 things that are coming up. I'm with my family, I have a good business, I have certain these things. एक लिस्ट आ जाती है, बट पॉइंट आउट कि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, एंड राइट इट डाउन। इसको प्रायोरिटाइज कर लेना, नंबर 1 प्रायोरिटी ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, एंड देन उसको ब्रेक डाउन करें अपने 1 to 2 years या 3 years के गोल के साथ, जो आपका सेकंड होगा, जिसको हम माइलस्टोन्स कह रहे थे। इसको मैंने यहां शॉर्ट टर्म एस्पिरेशंस में लिखा है। और अपनी गोल स्टेटमेंट लिखें क्लियरली
ठीक है, देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स जो इसमें मेरे ख्याल में शायद मैंने मेंशन भी किए होंगे कि स्मार्ट गोल्स होते हैं, भाग गोल्स होते हैं, बिग ऑडेशियस गोल्स, या इसी तरह और फ्रेमवर्क्स हैं, OKR का फ्रेमवर्क है। पिक एनी ऑफ इट, गूगल करें, कोई एक फ्रेमवर्क, कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। इस एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना कि मैं ये लूँ ये लूँ ये लूँ, जिसका नाम अच्छा लगता है उठा के अपने गोल्स पे लगा के उसकी स्टेटमेंट उसके मुताबिक बना लेनी है। ठीक है जी, और फिर आपने आ जाना है थर्ड स्टेप पे, जहां पे आपने एक्शन प्लान लिखना है। और एक्शन प्लान में क्या क्या लिखना है आपने? नंबर 1, आपका मंथली एक्शन प्लान क्या है, वीकली एक्शन प्लान क्या है, डेली एक्शन प्लान क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक काम आप करते हैं अपनी लर्निंग के लिए 10 मिनट दिन के, सिर्फ 10 मिनट। एक हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज हम काउंट करें तो एक हफ्ते में कितना टाइम हो गया? 50 मिनट। ठीक है, एक महीने में कितना टाइम हो गया? मल्टीप्लाई बाय 4, 200। ठीक है, और 12 माह में वो कितना हो गया? 24। सो 240 एटलीस्ट 2400 मिनट्स आपके एक साल में उस चीज पे स्पेंड हो जाएंगे अगर आप 10 मिनट्स अ डे कर रहे हैं। बट अगर आप कहेंगे कि मैंने एक ही दिन 30 मिनट कर लूं, तो होगा क्या कि वो जो गैप होगा ना, उसकी वजह से वो चीज थोड़ी सी आपकी लर्निंग कर्व से नीचे आ गई होगी। अगर पहले वो 100 पे थी तो वो 60 पे आ गई, 60 से उसको 30 मिनट 80 पे ले आएंगे। लेकिन अगर आप 10 मिनट डेली के लगा रहे हैं तो वो 100 पे इंस्टिल रहेगी, बल्कि उससे ऊपर कर्व जाना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज लाजमी जाके ये लिख लें, अदरवाइज आप कल भी आके पूछेंगे ना तो आप कह रहे होंगे कि यार बहुत जबरदस्त मजा आ गया था सेशन का, अच्छा कराया क्या था नहीं पता। और ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है यार, मैं भी इसी कैटेगरी का हिस्सा हूं, स्टूडेंट लाइफ में हम भी अभी तक हैं। सो इट हैपेंस। क्यों ये होता है कि हम उसको लिख नहीं पाते, अपनी लर्निंग्स को चॉक डाउन नहीं कर पाते। सो गो एंड चॉक डाउन अपना एक्शन प्लान इन डेली, वीकली, मंथली टर्म्स, माइलस्टोन्स के साथ। और फाइनली रिव्यू करें। रिव्यू कैसे करना है? बेशक मंथली रिव्यू करें, बेशक वीकली रिव्यू करें, एंड करेक्ट इट। ठीक है, मिस्टेक कर लेना गलती नहीं है, मिस्टेक के बाद उसको ठीक ना कर पाना गलती है। राइट? क्योंकि गलती के बगैर इंसान की क्रिएशन ही ना होती। ये जो गलती है ना इंसान के अंदर एम्बेड की गई है। ठीक है, सो अगर आपसे गलती हुई है, इट डजंट मैटर। अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, यस इट मैटर्स। राइट? सो ये करने के बाद अब हम बात करते हैं अगली। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है ना? अब आ जाती है बात एसेंशियल्स ऑफ सेल्फ की। जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी है ना, तो एसेंशियल एलिमेंट में सबसे जरूरी कौन है इस सारी जर्नी में? यस, अपनी जात, हमारी अपनी जात। सो एसेंशियल्स ऑफ सेल्फ क्या हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो सबसे पहले ये बात मैं आपको बताता हूं कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप सीखते हैं अपनी लाइफ में, इसकी 2 डोमेन्स हैं। आइदर इट्स टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, या ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में अगर मैं बात करूं तो मुझे प्लेटफॉर्म्स के जो नाम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो अमेजॉन है, वॉलमार्ट है, ईबे है। हर प्लेटफॉर्म का अपना पोर्टल होगा, अपने बटन्स होंगे, अपनी एस्पेक्ट्स होंगी, अपने एल्गोरिदम्स होंगे। सो वो जब आप सीख रहे हैं तो यू आर लर्निंग दीज टेक्निकल स्किल्स। बट देन देयर आर सॉफ्ट स्किल्स। आपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, टाइमलाइंस कैसे करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपका डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, आपका लीडरशिप मैकेनिज्म क्या है, आपके नेगोशिएशन स्किल्स क्या हैं, ये सारे आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं। और आम तौर पे सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं ना, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होते, और आम तौर पे ये सबसे ज्यादा इग्नोर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? यार ये तो पता है ऐसे करना होता है।
पर जो आपको पता है वो दूसरे को नहीं पता, और जो दूसरे को पता है वो आपको उस तरह से नहीं पता। सो इसलिए फोकसिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब भी आपने अपना प्लान भी डेवलप करना है तो यू शुड हैव अ पैरेलल प्लान फॉर बोथ, कि जी मैं अगर आधा घंटा अपनी लर्निंग को देना चाहता हूं तो 15 मिनट टेक्निकल के और 15 मिनट मैं सॉफ्ट स्किल्स के लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँगी, ठीक है जी। एंड देन कम्स दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। अपने अंदर आप खुद एक आर्मी हैं, बट एवरी आर्मी नीड्स अ डिसिप्लिन, अ सेल्फ बिलीफ एंड एटोनोमिटी। खुद से ऑपरेट करना आना चाहिए। ये जो इक्वेशन है ना, ये कॉज इज ग्रेटर देन इफेक्ट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, जो कि रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने 1970s में जिस पे रिसर्च की और काम किया था, ये वहां से मैंने कॉज एंड इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को उठाया है। कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये उन्होंने तब क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हम बेस्ट लोग जो है ना उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या उनकी चीज़ें कॉमन है। जब उन्होंने उनको उठाया और देखा उनकी चीज़ें कॉमन है तो उन्होंने कहा कि क्या ये चीज़ें हम हर एक के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब वो एप्लीकेबल कैसे करना था सबके लिए, उस पे उन्होंने ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक ब्रांच जो है वो लॉन्च कर दी, जिसमें वो ये कहते हैं कि देयर आर टू साइड्स ऑफ योर थिंकिंग। वन इज द इफेक्ट साइड। इफेक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में क्या होता है, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और मुझे ही आज सिग्नल ये बंद मिला जब मैंने पहुंचना था टाइम पे, ठीक है, मेरी गाड़ी का ही जो है वो टायर फ्लैट होना था आज, ठीक है ना, ये जरूर किसी ने आके ना मेरे साथ शरारत किया और मेरी गाड़ी का टायर निकाल दिया, ठीक है। और जो कुछ भी है वो मेरे साथ हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देना, दिस इज इफेक्ट साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। On the other side of equation, the cause side of the equation, I am the part of this cause that happened. What can I do to prevent this happening next time, or what I can do to improve next time? This is the cause side of the equation, जहां पे आप self empowerment होके कहते हैं नहीं, things are in my hand, किसी और के हाथ में नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को स्टीफन कवी, जो 7 हैबिट्स के बड़े मशहूर ऑथर हैं, उन्होंने कोरिलेट किया सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है, इसमें हर वो चीज़ है जो इस टाइम पे आपके जहन में आपको बॉदर कर रही है, ठीक है जी, चाहे वो बैरूनी जंगें हैं, चाहे वो अंदरूनी सियासी मामलात की तंगी है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन है, चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, व्हाटसोएवर, दुनिया में भूख बढ़ रही है, ये भी आपका मसला है, ठीक है ना, छोटे बहन भाइयों का या सौदा सलफ जो लेके आना है वो भी आपका मसला है, ख़वातीन ने घर जाके हांडी रोटी करनी है वो भी मसला है। एवरीथिंग इज इन दिस सर्कल ऑफ कंसर्न, एंड देन देयर इज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इनसाइड इट, कि मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में। मैं वर्ल्ड हंगर को ख़त्म नहीं कर सकता, बट क्या मैं 5 लोगों को खाना खिला सकता हूं। So if it is in my reach, this is my circle of influence. And स्टीफन कवी कहते हैं कि जब आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करना शुरू करते हैं, so gradually it starts expanding, और वो अब सर्कल ऑफ कंसर्न के भी हिस्से को बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। इसीलिए जो बड़े आप फिलैंथ्रोपिस्ट देखते हैं, जैसे बिल गेट्स है, जैसे हम अगर बात करें किसी और बड़े एंटरप्रेन्योर की, जैसे कि एलॉन मस्क है, तो वो क्या करते हैं, वो उन्होंने भी इतने से ही स्टार्ट किया था। सो ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ देयर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज, अब वो एक बहुत बहुत बड़े स्केल पे ये काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत कोट रिचर्ड बैंडलर का हिमसेल्फ है कि हु इज ड्राइविंग योर बस, इफ योर लाइफ इज अ बस, तो क्या आप खुद उसको चला रहे हैं या आपने उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया है कि वो दरख्त में मारे, उसको खड्डों में डाले, रफ पे चलाए, सड़क पे चलाए, जैसे मर्जी चलाए, ओके। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो इसमें 2 एनालिसिस उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जी इस थिंकिंग को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएं, वन इज योर अबव द लाइन थिंकिंग एंड वन इज बिलो द लाइन थिंकिंग।
सो अगर आप लोग इस स्क्रीन में देख रहे हो तो देयर इज अ लाइन। सो ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर क्या है, आपकी कॉस्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, जहां पे आपके पास क्या आ रहा है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबंडेंस, क्लैरिटी, फीडबैक, एक्शन। ओके, इस दफा गलत हो गया, आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। ओके, मैंने फंबल किया था इस प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे प्रिपेयर करना है ताकि ये चीज मेरे लिए बेहतर हो सके, राइट। और ऑन द बिलो साइड जो है, जो इफेक्ट साइड ऑफ इक्वेशन है, उसमें नहीं यार माइक नहीं था ठीक, अगर उस दिन वो टाइम पे मैं पहुंच जाता ना, उस दिन ये मसले ना होते, तो फिर हमारी हुकूमत की वजह से बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। वो जो खड्डा था ना, उसने काम खराब किया था। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हियर। फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि कोई और आके मेरी हालत बदलेगा। वेयर एज ऑन द अबव आप एक्शन प्लान, सोल्यूशन पे जाते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं अपने आप को, यार चलो करके तो देखें ना क्या होता है। सो अगर मैं आपको कहूं कि सुबह आके हम लोगों ने ये इरादा करना है कि एटलीस्ट हमने शुरू करते हैं, हम चलें 4 घंटों से, 4 ज्यादा है अगर तो 1 से शुरू कर लेते हैं। 1 घंटा हमने कॉस्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में गुजारना है। गुजार सकते हैं? ओके, जरा ऊंची जरा बताएं ना, पता लगे कि गुजार रहा है। यस, ओके। सो उस दिन आपने सोचना है कि अब जो भी मेरी तरफ आएगा ना, उसको मैंने इन पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करना है, मैंने कॉस्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे रहना है। आई एम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। सो गो इन देयर विद द सोल्यूशन मेंटालिटी। यहां तक हम गुड हैं? ओके। सो सेल्फ पे अगली बात आ जाती है। अगेन मैंने स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स बुक से लिया क्योंकि दिस इज अ मास्टरपीस। वो कहते हैं कि आपकी जो भी एक्टिविटीज होती है ना लाइफ में, वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। अगर 4 क्वाड्रेंट्स का टॉप देखें आप, तो टॉप पे आ रहा है अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, और साइड वाइज आ रहा है आपका इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। सो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो अर्जेंट होती हैं और इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कोई भी मसला अगर आ गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्पेशली ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यार क्लाइंट को ट्रांजैक्शन करनी है, ये मॉड्यूल जल्दी से बना के देना है, टाइम नहीं है। सो दीज आर काइंड ऑफ द थिंग्स जो आपको देयर एंड देन करनी है, जिनको हम फायर फाइटिंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी आ जाती है जिसको मैं पहले क्वाड्रेंट 2 को स्किप करके क्वाड्रेंट 3 में आता हूं, विच आर अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। एक ईमेल आई है, इसका रिस्पॉन्स कर दें। जो अप्रूवल वाले लोग हैं उनके पास होता है कि यार ये अप्रूवल दे दें, क्योंकि अगर ये अप्रूवल नहीं देंगे तो काम रुक जाएगा। सो इट इज काइंड ऑफ अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, ठीक है ना। उसका अपना बाकी काम पड़ा हुआ है लेकिन अप्रूवल देनी है, तो इट इज अर्जेंट, उसकी वजह से बाकी काम रुकेंगे। सो आई हैव टू डू इट अर्ली। जिसमें अभी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं इंटरप्शंस होती हैं, ईमेल्स आ गई, मीटिंग्स आ गई, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें आ गई ना, तो वो आपकी अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट होंगी। देन देयर इज अ रिलैक्सेंट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 4, जिसमें नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसको ये भी आपके लिए जरूरी इसलिए होती हैं ताकि आप अपने आप को स्लो डाउन करें, रिलैक्स करें। बट यूजुअली इट्स कंसिडर्ड जहां पे आप टाइम वेस्टर्स कर रहे हैं, कुछ कॉल मेकिंग है, कुछ जस्ट सम सिंपल ईमेल लिखनी है, कभी कभी हम बैठ के वैसे ही पेपर को स्क्रैच कर देते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट इज जहां पे एक्टिविटीज आर नॉट अर्जेंट बट दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर द लॉन्ग टर्म इंपैक्टिंग थिंग्स। जैसे मैंने बताया सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, मैंने प्रेजेंटेशंस पे काम करना है। अर्जेंट नहीं है, कोई बात नहीं, जब आएगी देख लेंगे। नहीं, अगर नहीं करूंगा तो जब आएगी मैं कर नहीं सकता हूँगा। तो इसको छोटे छोटा 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 बिल्ड करते जाना है, बिकॉज दीज आर द एक्टिविटीज जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगी। क्योंकि मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि हालत जंग की तैयारी हालत अमन में की जाती है। जंग लग गई तो फिर तो बस वो तबाही है ना, वो आगे पीछे दौड़ना है, कैसे करना है। बट अगर आप तैयार हैं उस कंडीशंस के लिए, जो भी टर्बुलेंट कंडीशंस हैं, देन यू कैन डिलीवर। यू कैन ओनली गिव योर सीवी टू समवन इफ यू आर रेडी फॉर दैट। आपकी सीवी रेडी है तो
वरना तो आप कहेंगे अच्छा ठहरो जरा मैं बना लूं, पहले मैं बना लूं। अब वो क्या होगा, वही एक्टिविटी आपकी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वाले खाते में गिर गई, कुछ चीजों को उसने वहां से किक ऑफ कर देना है, सो वो पूरा फिर एक क्योस बन जाता है, ठीक है ना। देन कम्स दिस इंपॉर्टेंट 4 स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस। आई एम सॉरी, ये मॉडल नहीं पता कि किसने बनाया है, लेकिन जिसने भी बनाया बहुत खूब बनाया। आपके ब्रेन के 2 हिस्से हैं, वन इज कॉन्शियस एंड वन इज अनकॉन्शियस, ठीक है जी। कॉन्शियस तो ये है ना जिससे आप गौर से कान लगा के मेरी बातें सुन रहे हैं। अनकॉन्शियस कौन सा? अनकॉन्शियस आपका वो ब्रेन है जिससे आप अभी कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो इर्द गिर्द से एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से शायद ही कोई मेरे कहने से पहले अपने फीट को फ्लोर पे फील कर रहा हो, या अपनी चेयर्स को अपने साथ फील कर रहा हो, या अपने इर्द गिर्द ये नोटिस कर रहा हो कि येलो कलर कहां कहां पे है। सो इट इज ऑल देयर, बट अनकॉन्शियसली आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन देयर है, ठीक है। अब बात ये है कि अनकॉन्शियस जो ब्रेन है ना आपका, वो ज्यादा टेक ओवर करता है चीजों में कॉन्शियस ब्रेन को। मसलन जो लोग ड्राइव करते हैं वो जानते हैं ये बात, जो फ्रीक्वेंट पुराने ड्राइव करते आ रहे हैं उनको ये बात पता है कि भाई कैसे चलानी है गाड़ी। कई दफा ऐसे भी होता है आप किसी दोस्त की बाइक लें या गाड़ी लें, आपसे नहीं चलती, पर वो बड़े मजे से किक मारेगा, वो गया, ठीक है। क्यों? उसकी अनकॉन्शियस एक्टिवेटेड है उस टाइम पे। ब्रश करते हुए आज तक बताएं किसने सोचा किस एंगल पे इसको घुमाना है, किस एंगल पे लगाना है, पेस्ट सुबह उठ के कितनी लगानी है, क्योंकि ये सारी अनकॉन्शियसली हो रही हैं एक्टिविटीज, ऑटो पे लग गई हैं आपके सिस्टम में। इसको एक और कॉन्सेप्ट में जब हमने पढ़ा था तो उसको ऑटोनमस नर्वस सिस्टम के तौर पे भी पढ़ा था, कि जिसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अब होता क्या है कि आपकी लर्निंग कहां से स्टार्ट होती है? अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से। आपको पता ही नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना। यहां गाड़ी कैसे चलती है आपको पता ही नहीं था, यहां अमेजॉन के प्लेटफॉर्म होता क्या है आपको पता ही नहीं था। सबसे पहले होगा क्या कि कोई आपको बताएगा तो आप कहेंगे ओ अच्छा, आहा, योर अवेयरनेस, ठीक है। अब जब अवेयरनेस आ गई उसकी, तो ये चीज आपकी कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बन गई। अब आपको पता है कि ये चीज होती है, बट अभी आपको वो करना नहीं आता, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? आप उसको करना शुरू करते हैं, आप अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, देख देख के, पूछ पूछ के, प्रैक्टिस शुरू होती है उस चीज की। तो ये आपकी कर्व सेकंड स्टेप से कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से जाती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ, और यही वो टाइम है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फेलियर्स या आउच मोमेंट्स हो सकती हैं। क्योंकि अभी आप बड़े ध्यान से जिस तरह पता है उस तरह से फूंक फूंक के कदम रख के वो चीज कर रहे हैं, राइट। सो इस कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे जाते हुए अपने आप को ये बताना बहुत जरूरी है कि ओके, आई एम लर्निंग दिस। अभी अगर मेरे से नहीं ठीक से हो रहा तो हो जाएगा, एंड विद द टाइम फिर इतनी आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है कि आपको उसके लिए फिर जरूरत नहीं रहती कि आपको देख देख के करना पड़े, सोच के करना पड़े, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर बोथ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स पे आप जरा इजीली सोच सकते हैं। वो लोग जिनको थोड़ा टाइम हो गया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते, वो सोच सकते हैं, उनको आप जाके बताओ, वो कहेंगे अच्छा यहां से क्लिक करके वहां से निकाल लो, ठीक है ना। वो क्या है? वो उनकी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन गई है। सो रिपीटेशंस अलाउ यू टू रीच दैट unconscious competence level, and the biggest learning for us here is there are no failures, only feedback, कि यार इस तरह से ये नहीं काम करेगा, क्योंकि ये जो आउच आ रहे हैं ना, लर्निंग एंड चेंज वाले आउच, ये हो सकता है एक से ज्यादा दफा मिले, and nobody likes to fail. We as humans, ये all over the world की बात मैं बता रहा हूं, we as humans do not like failures. दुनिया के किसी एजुकेशन सिस्टम में आप फेल हो जाए तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए we are aversive of failure.
बट जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पहली बात ही ये कहते हैं कि यार फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस नहीं होगी। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप अभी कुछ काम को सीखने के लिए किस लर्निंग स्टेज पे हैं, और अगर आपने अगली लर्निंग स्टेज को अचीव करना है तो कैसे करना है, एंड बी रेडी फॉर हैविंग दोज फीडबैक्स। आई एम रिप्लेसिंग द वर्ड फेलियर विद यस, ओके, गुड टिल हियर। अब आ जाते हैं अपने अगले जिसे कहते हैं हिस्से की तरफ, ठीक है, जो कि हिस्सा है एसेंशियल रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो रहे हैं ना तो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द बिगेस्ट बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो ये चिनाब क्लब या इस तरह बड़े क्लब्स की लाखों करोड़ों की मेंबरशिप्स पे करते हैं टू गेट रिलेशनशिप्स, द नेटवर्क्स। बट एट योर स्टेज व्हाट आर द एसेंशियल रिलेशनशिप्स? सबसे पहला एसेंशियल रिलेशनशिप है योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। आपका अपने साथ क्या रिलेशनशिप है? सो देयर आर 2 or 3 काइंड्स ऑफ थिंग जिनके थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। देयर आर बिलीव्स, देयर आर वैल्यूज, एंड देन देयर आर कोर वैल्यूज। उर्दू में जब मुझे इसको बताना पड़ता था बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी मुश्किल ढूंढ के मुझे ये मिला, अकायद और अकदार। अब मजे की बात यह है, मेरा भी कॉन्सेप्ट ये था, और हो सकता है कुछ आप में से भी कुछ दोस्त मेरे साथ इस बात पे सोच में पड़े। मेरे ख्याल में अकायद अकदार को चलाते थे, हालांकि ये गलत है, ये रिवर्स है। आपकी अकदार अकायद को चलाती है। एग्जाम्पल, द वैल्यूज, अब मैं इसको थोड़ा सा अपनी वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ सारा, तो वो इंग्लिश में जरूरी है। द वैल्यूज ड्राइव योर बिलीव्स। ठीक है, कैसे? मतलब अभी भी कंफ्यूजन लगती है ना जिन लोगों को। जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग, झूठ बोलना बिल्कुल कतई तौर पे गलत बात है, हराम है, ये हम सबके अकायद में शामिल है, बिलीफ में है। कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी अकदार कह रही होती, यार ये मेरा दोस्त है, इसको माँ बाप से डांट पड़ जानी है, यार इसके लिए झूठ बोलता है। हाँ जी, यहीं पे बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, अंदर बैठा। ठीक है ना? या यार अगर ये किया, ये बताया, सच बताया तो बड़ी डांट पड़ेगी यार, इस एम्बैरेसमेंट से, इस वजह से क्या कहते हैं ना कि इस वो बेइज्जती से बचने के लिए तो झूठ चल जाएगा, कोई नहीं, चला दो। सो क्या हुआ, आपकी वो बेइज्जती से बचना या सेल्फ वैल्यू को कायम रखने की अकदार ने किसको इन्फ्लुएंस किया? आपके बिलीफ को। ठीक है, एंड देन इसी तरह से आपकी कोर वैल्यूज होती हैं। कोर वैल्यूज आपकी वैल्यूज को ड्राइव करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन्स कोर वैल्यू इज कंपैशन, ठीक है, वो कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता। उसको ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं इसको माफी कैसे दे दूं। ठीक है ना? फर्ज करें कि इंटेग्रिटी इज हिज वैल्यू, बट उसकी कोर वैल्यू है कंपैशन। अब एक बंदा आ गया उसके पास, मतलब सोशल मीडिया पे ये पिक्चर्स भी लगी ना, वो चोरी कर रहा है, कोई एक चोरी कर रहा है ना, ठीक है, तो वो दिखा रहे हैं कि जी ही इज हंग्री, तो वो चोरी कर रहा है। तो जो कंपैशन वाला होगा ना, वो उसकी इंटेग्रिटी, अब उसने पकड़ तो लिया है चोरी करते हुए उसको, बट वो उसको कवर देगा। ठीक है, चाहे वो उसकी तरफ से खुद पे कर दे, चाहे वट एवर ही विल डू, बट ही विल मेक श्योर कि जो कोर वैल्यू उसकी है ना कंपैशन की, वो वहां पे फंक्शन करे। सो इट इज क्रिटिकल टू नो योर कोर वैल्यूज एंड योर वैल्यूज, सो दैट यू नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू। आप जो बिहेव करते हैं वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, आपको गुस्सा किस बात पे आ जाता है, ठीक है, आपको दुख किस बात पे लगता है, राइट? सो इसके लिए
अगर आप क्विकली ये एक्सरसाइज कर सकें, स्क्रीन्स पे आपको नजर आ रही हैं ये कोर वैल्यूज, ये मैंने सोल सॉल्ट से ली हैं जो तकरीबन 102 एग्जांपल्स हैं. सो क्विकली पिक अप एनी 10 फॉर योर सेल्फ. एनी 10 जो आपको लगता है कि जी आपकी वैल्यूज हैं, जिनके बगैर आपका दिन नहीं गुजरता, जिनके बगैर आपके डिसीजंस नहीं होते, जिनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाते. राइट? एंड वंस यू नोटिस दोज कोर वैल्यूज, तो नोटिस करें कि कैसे कुछ जगहों पे जहां पे वो चैलेंज हुई हैं कोर वैल्यूज, वहां पे आपका बिहेवियर इनडिफरेंट हुआ फ्रॉम व्हाट यू वांटेड इट टू बी. कैसे वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया, आपने उस तरह से बिहेव किया जैसे आप नहीं करना चाहते थे या जैसे आप अपने से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मैं बिहेव कर सकता हूं. सो वंस यू गेट दिस लिस्ट, और यू कैन गो टू दिस सोल सॉल्ट, वहां से जाके इसको आप निकाल के अपने लिए डू दिस एक्सरसाइज. आप अपनी 10 वैल्यूज को पहले साइड पे करें, उनमें से 5 टॉप जिनके बगैर आप नहीं रह सकते उनको लिखें, एंड देन रैंक दोज 5 फ्रॉम 1 to 5 फॉर द बेसिक्स. मतलब इसकी थोड़ी सी डीप एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिसमें इनको एलिसिट किया जाता है, बट फॉर द बेसिक्स एट लीस्ट यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. और जब आप लिख लें तो उसको डिफाइन भी करें अपने वर्ड्स में, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये जो ओपननेस है, ओपननेस इज एन इंग्लिश वर्ड. मेरे जहन में जो ओपननेस की डेफिनेशन है वो आपकी ओपननेस से डिफरेंट हो सकती है. सो जस्ट राइट व्हाट डू यू मीन बाय दिस ओपननेस. राइट? सो गो अहेड और अपने तौर पे ये काम कर लीजिएगा. बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूं, आई एम सॉरी, माजरत है उसके लिए. ठीक है? आई नो स्टूडेंट्स डोंट लाइक होमवर्क. ऐसे ही है ना, ताली बनती है ना इस बात को आइडेंटिफाई करने पे. ओके, एनीवेज, सो अगला रिलेशनशिप टू सेल्फ क्या है, इसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंपैशन. सेल्फ कंपैशन क्या है? ट्रीट योर सेल्फ एज यू वुड ट्रीट अ लव्ड वन और योर बेस्ट फ्रेंड. होता क्या है, फर्ज करें आपका कोई दोस्त बड़ी ब्लंडर वो मार के आ गया आपके पास, ऐसा ब्लंडर था कि बस फैंटास्टिक, और सर पकड़ के बैठा हुआ है, यहां बैठी हुई है. तो आपका पहला रिएक्शन उसको क्या होगा, पहला जुमला क्या होगा? चल यार कुछ नहीं हो जाता है यार, छोड़. ठीक है ना? ओ चल, अच्छा चल देख लेते हैं, कर लेते हैं, तू पानी तो पीना. ऐसे ही है ना? अब फर्ज करें वो ब्लंडर आपने खुद मारा है, तो क्या होता है? और तेरी ख्याल है और तू बट ट्रीटिंग योर सेल्फ देयर एज यू ट्रीट योर बेस्ट सेल्फ. चल यार कोई बात नहीं, देखते हैं अब करना क्या है, चल मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको. दैट इज व्हाट इज सेल्फ कंपैशन इज. राइट? So having that self-compassion is critical when you go on your journey. Because अगर नहीं होगा तो गलती पे क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को डांट रहे हैं, बार बार स्कॉल्ड कर रहे हैं. Nobody likes scolding. आप एक बच्चे को बार बार डांटेंगे ना तो वो कोने में दुबक के बैठा रहा करेगा. So उसको उस कोने से अगर आपने बाहर लाना है, उसको स्टेज पे लाना है ना, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है. So just go ahead and appreciate yourself the same way.
एंड इसी से हमारा सेकंड पॉइंट ड्राइव होता है, दैट इज सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। हम अपने आप को डांटते तो बहुत ज्यादा है, अभी जैसे हमने कहा ना, बड़ा मुश्किल से अल्फाज को रोका, लेकिन कभी अपने आप को शाबाश नहीं कहते, यार वेरी गुड यार, छा गया यार, ये जो तूने काम किया ये कमाल का था यार, कभी नहीं कहा। बहुत कम लोग कहते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बता रहा हूं, बहुत कम लोग कहते हैं, ठीक है। सो ये कहना अपने आप को कि सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स, थपकी देना, वेरी गुड। मेरी कोच जो है ना, शी इज़ अ वेरी सीनियर कोच, उनसे काफ़ी सारे लोग इंस्पायर्ड हैं, तो उन्होंने एक बात मुझे कही, उन्होंने कहा यू नो व्हाट, जब उन्होंने ये देखा ना, उन्होंने कहा यू नो आई सेलिब्रेट वेरी स्मॉल विन्स, even I cannot open my door by holding the pizza. So one day I opened the door by holding my pizza and I said, very good girl, you did a brilliant job. That is all that it takes. और एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। चाबी अगर आप कहीं रख के भूल गए ना, तो ये सबसे बड़ा अजाब है जब आपने स्पेशली कहीं जाना है, ठीक है ना। तो वन डे आई वॉज गोइंग टू लाइक, बट फिर मैंने कहा नहीं, लेट्स गो विद दिस। आई कहा ओके, आई अप्रिशिएट यू, अपने ब्रेन को कहा, मैंने कह दिया आई अप्रिशिएट यू कि तुमने किसी और ज़रूरी चीज़ को होल्ड किया है जिसकी वजह से तुम्हें ये याद नहीं आ रहा। सो लेट्स, पहले तुम मुझे वो बता दो, फिर हम दूसरी पे बात कर लेते। और मुझे नहीं पता है, एकदम मेरे सामने चाबी आ गई। So celebrating your small wins allow yourself to have a confidence in yourself कि यार शाबाश मिलेगी। अदरवाइज क्या होता है कि आप कभी भी कोई नया काम करने लगेंगे तो क्या आएगा आपके ज़हन में, अगर यार मैंने ना कर सका ना तो मुझे खुद से ही बड़ी डांट पड़नी है, और अगर हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है। बट सेलिब्रेटिंग दोज विन्स टेल्स यू कि यार अगर हो गया तो फिर सेलिब्रेट करेंगे, मजा करेंगे उसका। सो दैट इज द क्रिटिकल वन एज वेल। एंड द फाइनल वन इज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड बोथ। बॉडी एंड माइंड आर इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, एक दूसरे को ड्राइव कर रहा होता है। सो अगर आप अपने माइंड को हेल्दी ख्यालात के साथ रखेंगे, हेल्दी थॉट्स, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने में रखेंगे, यू विल हैव अ हेल्दी बॉडी। अगर आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, यू विल हैव अ वेरी गुड माइंड, यू हैव अ फ्लोइंग थॉट्स, क्रिएटिविटी इन यू। सो दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो योर सेल्फ के लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हाईलाइट करता हूं। आप जरा गहरी बातों पे आ गए, इसलिए आपको जरा पता लगेंगी बातें। नंबर 1 इज सेल्फ कंपैशन, नंबर 2 इज सेलिब्रेटिंग योर स्मॉल विन्स, एंड नंबर 3 इज टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। राइट, आगे चलते हैं। अगला रिलेशनशिप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल है, और ई कॉमर्स की बात है, पैसों में बात करनी है। What is your relationship with money? That was the comment जिसने मुझे पहली दफा हिलाया था, झंझोड़ा था। We were in the training, NLP master practitioner. My trainer said to me, Ali, you need to improve your relationship with money. I was like, यार की क्या फजूल बात है, मतलब ये क्या बात हुई, मनी के साथ रिलेशनशिप, ये क्या बात है, ये क्या है। एंड व्हेन आई सेटल्ड इन विद दैट थॉट, आई रियलाइज व्हाट वाज माय मिस्टेक अप्रोचिंग मनी। ओके, पैसा किसको चाहिए, सभी को चाहिए। पैसे वाले लोग कैसे होते हैं, जस्ट लाइक अस। कोई लैंड क्रूजर वाला बाहर से गुजरेगा स्पीड में तो क्या कहेंगे हम, ज्यादा पैसा है ना। ऑनेस्टली, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्या मैं उस जैसा बनना चाहता हूं?
ऑब्वियसली वैसे ही रूड, बदतमीज, जिसको दिल किया थप्पड़ मारना, हाँ, रूट बदतमीजी लैंड क्रूजर वाला, लैंड क्रूजर वाला बनने से। दिस इज द डिफरेंस। द माइंडसेट या अप्रोच टूवर्ड्स मनी ड्राइव की गई है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने इसको रूड यूज किया। बट द मनी इज एन एनर्जी। एनर्जी को आप किसी तरह भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट लाइक वाटर। इन एनर्जीज को आप जैसे यूज करना चाहें अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। अनदर चैलेंज, पैसे के साथ बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप नीड बेस्ड होता है कि पैसा जरूरत की चीज है। What happens with them is whenever they earn more, वो अपनी कोई जरूरत निकालते हैं जिसको पूरा कर सकें। एंड उनकी कभी भी आप देखेंगे, कभी भी उनके पास पैसे जमा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन नीड बेस्ड है। सो वो जब भी उनके पास पैसे आएंगे वो नीड क्रिएट कर लेंगे। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, money is one of the essentials. I repeat, one of the essentials. क्योंकि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, उनको सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, उनको आगे ग्रो कराने के लिए मनी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आई वुड इनवाइट यू पीपल टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट टू हैव विद मनी. स्टीफन कवी ये कहता है कि भाई अपनी मनी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो. 1 इज टू सेटिस्फाई योर नीड्स, 2nd फॉर योर ग्रोथ, जहां पे वो आपकी ग्रोथ में काम आए, आपको ग्रो करवा सके. 3rd आप प्रोटेक्शन दो इसको, हायर अ लॉयर और समवन हु कैन प्रोटेक्ट दिस मनी, जहां पे ये सेफ हो. एक पोर्शन इसका, एक पोर्शन उसके लिए स्पेंड करें. देन एक पोर्शन आप स्पेंड करें अपनी डिजायर्स पे. ठीक है, अपने आप को मतलब टूर दें, अपने आप को जाके नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, फॉरेन कंट्रीज में आपने सैर कर ली, या कोई हॉबी थी जिसको फुलफिल कर लिया. ठीक है, फॉर यू और फॉर योर फैमिली. एंड द 5th वन इज कॉन्ट्रीब्यूट. यूज इट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, सोसाइटल इंप्रूवमेंट के लिए इसको यूज करें. सो टेक दिस क्वेश्चन होम विद यू, स्लीप ओवर इट, थिंक ओवर इट कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी, बिकॉज ये वो चीज है जो आपका कैरियर डिफाइन करेगी. अनदर थिंग and very critical thing, money should not be your number 1 reason of the career. Number 1 reason for the career should not be money, but it should be number 2 or 3. So इसको बैलेंस करें. ठीक है, जो भी आपका वेंचर है ना, what you want out of it, it should be, अगर मैं नंबर 1 रीजन पूछूं, it should be different, and the number 2 रीजन should be the money और ये. And very quickly अब हम चलते हैं, what is your relationship with time. आमतौर पे क्या होता है कि हम लोगों के बहुत ज्यादा इस बारे में बातचीत हो रही होती है कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर जाते हैं, यार मैं ये कर लेता तो कम हो जाता, इस तरह कर लेते तो काम कम हो जाता. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, ये यूनिवर्सल रूल है, दिस इज यूनिवर्सल एनालिसिस. आपका 80% ऑफ द टाइम जो है ना, वो आप 20% ऑफ रिजल्ट्स लेते हैं. दीज आर योर ऑपरेशनल एक्टिविटीज. एंड जो 20% ऑफ योर एक्टिविटीज होती है ना, वो 80% ऑफ द रिजल्ट्स ले रही होती हैं. नाउ द क्रिटिकल थिंग इज कि जब आप 20% ऑफ द एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, तो यू आर फोकस्ड इनफ टू गेट दोज 80% रिजल्ट्स. उस 20% टाइम में आप ये ब्रैग ना कर रहे हो सिर्फ कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था. सो अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें, जो आप लोगों का राइट हैंड है, मेरा लेफ्ट हैंड है, उस पर अगर आप देखें तो मनी के बारे में क्या, टाइम के बारे में क्या हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं. वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम वेस्ट हो जाता है. ज्यादा करना है तो मुझे मल्टीटास्क करना है,
डू मोर, मुझे अपने टाइम से और ज्यादा कुछ निकालना है। और फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अगर मैंने सारा कुछ ना किया तो मैं मिस आउट कर जाऊंगा, मेरे लिए बहुत कुछ मिस हो जाएगा। पुट दिस ऑल असाइड, डेवलप अ हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद योर टाइम, जहां पे आप अपना टाइम इंजॉय भी कर रहे हो। रिस्पेक्ट योर टाइम, अटेंशन को मैनेज करेंगे, इस टाइम में मैंने ये काम करना है अटेंशन के साथ। देन मैनेज योर, बैलेंस योर एक्टिविटीज एंड रेस्ट, अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें, ठीक है। खाने के टाइम पे स्टॉप डूइंग एनीथिंग एल्स, गिव रिस्पेक्ट टू दैट मील इन दैट टाइम। लेस इज मोर, ठीक है। थोड़ा जो आप अच्छे से कर लेंगे वो ज्यादा होगा उस ज्यादा से जो आप बुरे से करें। एंड फाइनली गिव योर टाइम द एक्सेप्टेंस दैट आई एम यूटिलाइजिंग इट गुड। इसको बेटर कैसे करना है, जस्ट रिव्यू दिस। सो विद दिस नाउ दिस इज द रूल टू रिमेंबर, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा होती है, अक्सर हो रही होती है कि कीप योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गेट योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो नो व्हाट इज कंफर्ट जोन एंड व्हाट इज द अदर जोन्स। कंफर्ट जोन के बाहर एक आ रहा है, आप देख रहे हैं स्ट्रेच जोन, जहां पे आप अपने रूटीन से हट के कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू हुए हैं। बट अगर आप बहुत ज्यादा उसमें चले जाएं तो देन इट विल बी योर बर्नआउट जोन। जो रेड जोन आप देख रहे हैं ना, उसमें चले जाएंगे, पैनिक जोन में चले जाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कीप योर सेल्फ इन स्ट्रेच जोन, जहां पे थकने लगे स्टॉप इट, डू इट वेयर यू कैन एंजॉय इट सो दैट यू कीप योर सेल्फ इन स्ट्रेच जोन फॉर ग्रोथ। और फाइनली हम इसको सम अप करते हैं अपने ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से, यहां पे कलेक्टिव ला के इसको हम जोड़ते हैं। So if you are going through your entrepreneurial journey, there are many milestones, there are many things in the way. But remember that you are the car. आप वो गाड़ी हैं जो ये सफर तय कर रही है। So take care of the car well, ताकि वो आपको जर्नी पे अच्छे से लेके जाए। इसीलिए जितनी बातें हमने रिलेशनशिप और सेल्फ में की हैं, they focus on you. Because if you can focus on you, you can focus on anything. This is how you reach new heights. Summing it all up for you. Thank you. Should I give you? Okay. Thank you so much sir. The session was so fruitful, I can say कि इतना कुछ आज सीखने को मिला है। तो मूविंग टुवर्ड्स बिफोर, उससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर देना चाहूंगी स्टूडेंट्स के, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्किंग के लिए कुछ हमारे सॉरी, नेटवर्किंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? नेटवर्किंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज असेंशियल। नेटवर्किंग आपके लिए असेंशियल होती है। क्यों? क्योंकि जब आप नेटवर्क करते हैं ना, तो आप न्यू नॉलेज गेन करते हैं, न्यू इनसाइट्स गेन करते हैं, आप उन लोगों से मिलके नए एस्पेक्ट्स, नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे अगेन एक और चीज़ आ जाती है रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी। समटाइम व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ डिफरेंस, वो फाइन लाइन वो ड्रॉ कर दी जाती है बिटवीन एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स, कि यार ये तो एक्सट्रोवर्ट्स का काम है, ठीक है। सो फॉर माई एक्सप्लोरेशन मैं आपको वो इनपुट दे देता हूँ। एक्सट्रोवर्ट मीन्स कि आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज करेंगे जब आप लोगों से मिलेंगे, और इंट्रोवर्ट मीन्स कि आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज करेंगे जब आप अकेले जाके बैठेंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद द नेटवर्किंग और पिकिंग अप अदर्स ब्रेन्स। सो गो फॉर द नेटवर्किंग इवन इफ यू थिंक यू आर इंट्रोवर्ट। गो आस्क पीपल, ऑनलाइन फोरम्स पे आस्क कर लें, ठीक है, बट गो टू द रेलेवेंट फोरम्स जहां से आप रेलेवेंट अपनी इनपुट लेके आगे उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते। जी, क्या करेंगे? मेंटेन कैसे करेंगे अपना नेटवर्क और अपने दिए रिसोर्सेज कैसे? बड़ा लंबा सारा सवाल पूछ लिया आपने। बट नेटवर्क को मेंटेन करने का सिंपल एक वे है, जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करता है ना, योर नेटवर्क नोज हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट विद देम। सो वो आपकी जो टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ना उनके साथ, दैट मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, वेयर एज अलाउज यू टू ग्रो विद द अदर नेटवर्क।
राइट? सो स्पेंडिंग अ टाइम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने मेंटेन करने के लिए ना, नेटवर्क मेंटेन के लिए 15 मिनट रखने हैं, उस 15 मिनट में मैं क्या करूंगा, मैं अपने 15 दोस्तों को व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा, यार कैसा है, फिट है, बड़े दिन हो गए बात नहीं हुई, मैंने कहा यार तुझे एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दूं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। 15 लोगों को मैंने 15 मिनट में कर दिया। सो no matter how large your network is, you can always connect with them using the appropriate strategies, ठीक है ना? So build your own strategies, क्योंकि वो इतनी मैं कवर नहीं कर सकूंगा। ओके, हम खुद को आइडियलाइज करके फिर अपने मिशन और विजन सेट करें, हम किसी और को आइडियलाइज कर सकते हैं, आपका मिशन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम अपने बजाय किसी और को अगर आइडियलाइज कर लें, एंड आइडियलाइजिंग को मैं चेंज करूंगा, इस आइडियलाइजिंग के वर्ड को मॉडल कर लें, ठीक है? यस, यू कैन मॉडल समवन एल्स इन दैट एरिया ऑफ सक्सेस, बट डू नॉट मॉडल देम एज अ होल, ठीक है? पिक अप वन एस्पेक्ट जिसमें आप उनको मॉडल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में मॉडल करना चाहते हैं ना, तो फिर आप उनकी पर्सनल लाइफ में ना जाएं, क्योंकि कल को पता लगे कि जी उनके बारे में कोई 4 बातें सोशल मीडिया पे आप आ गई हैं, आप कहें कि जी मैंने इसको आइडियलाइज किया था, बिकॉज यू आर मॉडलिंग हिम। सो मॉडल करने के लिए आपको उसकी सिर्फ उस एस्पेक्ट से जो है ना पिक करना है जो कि उससे रेलेवेंट है, जिस चीज को आप मॉडल करना चाहते हैं, ठीक है ना? अगर आप पूरे का पूरा उनको आइडियलाइज करेंगे तो देन इट विल बी प्रॉब्लम। However, you can model someone else। अपने आप के फ्यूचर सेल्फ को सेट करना और मॉडल करना इसलिए भी जरूरी है कि nobody is living your life and you are not living their life, so your path should be your own, right? Okay, there are a lot of questions. Okay, Krishna, please. Sir, I have a question. How do successful entrepreneurs identify and evaluate opportunities in their market? Okay, good question, good question. So first thing, if you notice, and if you notice their talk as well, आप उनके कोई articles भी खोल के पढ़े ना, they are very self-aware, they are very very grounded। उनके लिए ये जो core values और ये जो map मैंने आपको दिया ना, they are very clear about these things। इसलिए वो चूज भी वही चीजें करते हैं जो उनकी कोर वैल्यूज और उन चीजों के साथ मैच कर रही होती हैं। सो व्हेन दे आर टू मच नोइंग, ग्राउंडेड होते हैं ना अपनी सेल्फ में, अपनी सेल्फ के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, मनी टाइम के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, तो दे कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 2 अपॉर्चुनिटीज, आई कैन गो आउट, हैंग आउट विद द फ्रेंड्स, और आई कैन मीट अप अ बिजनेस पोटेंशियल क्लाइंट, right? So now the decision is easy for an entrepreneur जो कि अपने अंदर grounded है कि how can I do both, right? अगर मैंने एक को पार्क करना है तो मैंने दूसरे उसको किस टाइम पे मैंने पिकअप कर लेना। So this is why I focused only on yourself. Okay? I hope that yes, yes. Sir, I have another question. Yes. Sir, अब for example एक इंसान की core values जो है वो डिफरेंट है, बट उसकी लाइफ का जो पर्पस है या जिस लाइफ पाथ पे वो इस टाइम गुजर रहा है या चल रहा है, वो उसकी कोर वैल्यूज पे उस लेवल पे स्टैंड नहीं कर रहा, बट उसको पता है कि डिस्पाइट ऑफ नॉट स्टैंडिंग ऑन दैट लेवल या उस ग्राउंड पे ना खड़े होते हुए भी दैट इज द एसेंशियल पार्ट, जो उसको चलना उसी बात पे है। तो इस सिचुएशन में फिर इंसान को अपनी कोर वैल्यूज को फोकस में रखना चाहिए या अपने करियर को फोकस में रखना चाहिए? Now the thing is, if 2 of them are colliding, it means कि इन दोनों में से एक चीज आपने खुद नहीं सेट की, it is set by the environment, it is externally driven, तभी दूसरी को एडजस्ट करना पड़ रहा है, otherwise these will be aligned naturally, right? तो सर आप इस पे क्या सजेशन देंगे कि हमें अलाइनमेंट के साथ चलना चाहिए या हमें कॉम्प्रोमाइज कर जाना चाहिए? असल में होता क्या है कि व्हाट हैपन्स इन आवर ब्रेन्स कि आपके ना न्यूरल पाथवेज होते हैं जिनसे आपका वो केमिकल फ्लो हो के थॉट प्रोसेस फ्लो कर रहा होता है, ठीक है ना? और ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, इतना स्मॉल फ्रैक्शन होता है कि बस इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है? सो व्हाट हैपन्स इन योर ओन सिचुएशन, यू आर अनेबल टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, क्योंकि आपका ब्रेन उसी पाथवे से बार बार जा रहा होता है,
ठीक है, इसीलिए मेंटोर्स, काउंसलर्स, कोचेस इनटू द प्ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको नए पाथवेज ड्राइव करने में हेल्प करते हैं कि नए थिंकिंग होराइजंस आप सोच सकें, बिकॉज हु सेड दैट यू कैन नॉट अचीव बोथ और यू कैन नॉट अलाइन बोथ, राइट? सो यू जस्ट नीड न्यू थिंकिंग पाथवेज टू अचीव दैट. Okay, so हमारे पास टाइम शॉर्ट है, so बिलाल एंड मार्क अपॉलजीज, तो इसको वाइंड अप करते हैं और आपके क्वेश्चन जरूर सर से हम डिस्कस करेंगे.